हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वॉचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी। आज मैं लेकर आया हूँ एविडेंस एक्ट का सेक्शन 14 और अब से लगातार आपको एविडेंस एक्ट पर जो भी बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं उन पर वीडियो मिलेंगे। और आज हम सेक्शन 14 करने वाले हैं। ये एक ऐसा सेक्शन है जो आसानी से समझ नहीं आता है। बहुत से लोग इसको कंप्लीटली समझ नहीं पाते हैं। तो मेरा आज उद्देश्य है कि अगर आप इस पूरी वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, तो मैं गारंटी करता हूँ सेक्शन 14 आपको कभी नहीं भूलेगा। एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा आज। तो चलिए, सेक्शन 14 एविडेंस एक्ट का हमको बताता है फैक्ट शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड और ऑफ बॉडी और बॉडली फीलिंग्स, मन की दशा या शरीर की दशा या शारीरिक अनुभूति की दशा दर्शाने वाले तत्व। इसकी हेडिंग पढ़ने से पता चलता है कि सेक्शन 14 के दो पार्ट हैं। एक पार्ट है स्टेट ऑफ माइंड का, ऐसे फैक्ट जो स्टेट ऑफ माइंड के अस्तित्व को शो करते हैं, और दूसरा पार्ट है या तो स्टेट ऑफ बॉडी है या बॉडली फीलिंग्स, तो शारीरिक अनुभूति की दशा या शरीर की दशा। ये टू पार्ट में इसको हम देखेंगे इस सेक्शन को। तो सेक्शन 14 के अंदर जो दो पार्ट हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड, तो हम ये देखेंगे कि ये जो सेक्शन 14 है इसमें स्टेट ऑफ माइंड जो डेफिनेशन में बताया गया है वो क्या क्या है। तो सेक्शन 14 के फर्स्ट पार्ट में जो स्टेट ऑफ माइंड की बात की गई है, उस स्टेट ऑफ माइंड के अंदर इतनी चीजें गिनाई गई हैं। तो इल विल और गुड विल या गुड फेथ बोलेंगे इसको हम। तो ये इल विल भी स्टेट ऑफ माइंड है, गुड विल या गुड फेथ भी स्टेट ऑफ माइंड है। तो इसमें जो इलिस्ट्रेशंस दिए गए हैं, काफी इलिस्ट्रेशंस हैं, ऐसे लगा के पी तक करीब इलिस्ट्रेशंस हैं इसमें। तो जो गुड फेथ की बात करते हैं इलिस्ट्रेशंस, वो है FGH। तो FGH जो इलिस्ट्रेशन है, अगर हमें गुड फेथ को समझना है तो ये 3 इलिस्ट्रेशंस हमको पढ़ने होंगे, तो हम गुड फेथ को क्लियर कर पाएंगे कि किस टाइप के फैक्ट और किस कंडीशन में हम इनको गुड फेथ माना जाए अथवा ना माना जाए। इसके बाद इंटेंशन, ये भी स्टेट ऑफ माइंड है। इंटेंशन के लिए जो इलिस्ट्रेशंस दिए गए हैं, इलिस्ट्रेशंस हमारे पास, वो EIJ है। तो EIJ, ये 3 इलिस्ट्रेशंस पढ़ने से हमें इंटेंशन क्लियर होगा। नॉलेज स्टेट ऑफ माइंड है और इसके लिए 4 इलिस्ट्रेशंस दिए गए हैं, ये स्पष्ट करने के लिए कि नॉलेज के संबंध में जो फैक्ट स्टेट ऑफ माइंड को शो करेंगे वो कब शो करेंगे, कब शो नहीं करेंगे, क्या उनकी स्थिति परिस्थिति होगी, उसके लिए हमें 4 इलिस्ट्रेशंस दिए गए हैं, A, B, C और D। इसके बाद निग्लिजेंस, उपेक्षा, ये भी स्टेट ऑफ माइंड है और इसके लिए इलिस्ट्रेशन N दिया गया है। N पढ़ने से हमें निग्लिजेंस के संबंध में पता चलेगा कि किस टाइप के फैक्ट हैं जो स्टेट ऑफ माइंड से रिलेटेड हैं और निग्लिजेंस को शो करते हैं,
कि किस स्थिति में करेंगे, किस स्थिति में नहीं करेंगे, कब माना जाएगा, कब नहीं माना जाएगा। मैं इस चीज को भी आगे और क्लियर करने वाला हूं। इसके बाद रैशनेस। ये रैशनेस, उतावलापन। तो इसके लिए जो इलस्ट्रेशन दिए गए हैं वो है KLM। तो ये हम जब इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे और इलस्ट्रेशन पढ़ करके हमको ये पता होगा कि इस इलस्ट्रेशन में रैशनेस को समझाया गया है, बताया गया है, कानूनी तौर से स्पष्ट कर दिया गया है कि ऐसे ही रैशनेस को हम समझेंगे और ऐसे ही हम मानेंगे। तो सेक्शन 14 का जो फर्स्ट पार्ट है स्टेट ऑफ माइंड, इसमें इतनी चीजें कम से कम गिनाई गई हैं स्टेट ऑफ माइंड के लिए, और इसमें जो इलस्ट्रेशंस दिए गए हैं वो इन चीजों को हमें और अधिक स्पष्ट करते हैं, उनकी स्थिति परिस्थिति के संबंध में बताते हैं। इसमें ये याद रखने की बात है कि ये जो स्टेट ऑफ माइंड है वो पर्टिकुलर पर्सन के लिए है। ये जो रिलेवेंट होंगे, ये जो पर्टिकुलर पर्सन का स्टेट ऑफ माइंड है, ये किसी पर्टिकुलर पर्सन पर फोकस करता है, उस पर्सन की स्टेट ऑफ माइंड की बात करता है जिसके संबंध में सच आना है। लेकिन वो जो पर्सन है वो इन जनरल नहीं होना चाहिए, यानी कि वो स्थिति अगर हम देखें तो वो उसी पर्टिकुलर पर्सन के संबंध में होनी चाहिए, ना कि वो स्टेट ऑफ माइंड इन जनरल होना चाहिए। तो ये स्टेट ऑफ माइंड इन जनरल ना होकर के पर्टिकुलर है, तो ये पर्टिकुलर पर्सन पर फोकस करती है। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है सेक्शन 14 का, जो स्टेट ऑफ माइंड की बात करती है और पर्टिकुलर पर्सन के संबंध में ये लागू होता है। इन जनरल लागू नहीं होता, जनरल पर्सन के लिए लागू नहीं होता। यानी कि इस पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड में उस व्यक्ति ने क्या किया जिसके संबंध में हमारे सामने साक्ष्य आना है या देना है। यह धारा इस पर फोकस नहीं करती कि इस स्थिति में कोई पर्सन क्या करता या क्या करता है, इस संबंध में वो कोई बात नहीं करती है। वो तो सिर्फ पर्टिकुलर पर्सन को ले रही है और उसी पर्सन को ले रही है जिसके संबंध में ये साक्ष्य आ रहे हैं। इसका जो सेकेंड पार्ट है वो स्टेट ऑफ बॉडी से संबंधित है या स्टेट ऑफ बॉडली फीलिंग से संबंधित है। तो स्टेट ऑफ बॉडी या स्टेट ऑफ बॉडली फीलिंग के संबंध में ये एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। इस सेक्शन 14 के फर्स्ट पार्ट में जो स्टेट ऑफ माइंड है ये तो डिफिनेशन में बताए गए हैं, लेकिन ये जो स्टेट ऑफ बॉडी के संबंध में है ये उदाहरण स्वरूप मैंने यहां पर एक लिस्ट बनाने की कोशिश की है। ये डेफिनेशन के सेकेंड पार्ट में काउंट नहीं कराए गए हैं, लेकिन ये बुक्स में, कई बुक्स में कुछ गिनाए गए हैं जिनको मैंने इकट्ठा करके यहां पर एक लिस्ट सी बना दी है। तो स्टेट ऑफ बॉडी या स्टेट ऑफ बॉडली फीलिंग के अंतर्गत ये चीजें काउंट की जाती हैं और भी बहुत सी हो सकती हैं। वो तो मुझे जितनी मिली हैं उनको मैंने कलेक्ट करके एक जगह कर दिया है। तो लॉन्ग, शॉर्ट, ओल्ड, बॉडी कैसी है, लंबी है, छोटी है, पोस्ट है, पुष्ट है, वृद्ध है, वीक है, हैंडीकैप्ड है, ग्रोन अप है, ये बॉडली फीलिंग से संबंधित है। यहां तक तो ये स्टेट ऑफ बॉडी है और ये बॉडली फीलिंग है। ग्रोन अप कराना, बीपिंग, क्राइंग, सिंगिंग, स्माइलिंग, ये बॉडली फीलिंग से संबंधित है।
तो ये एक छोटी सी लिस्ट है, हम इससे समझ सकते हैं कि जो सेक्शन 14 के अंदर सेकेंड पार्ट में स्टेट ऑफ बॉडी और बॉडली फीलिंग की बात की गई है, उनके अंतर्गत ये आ सकती हैं। और ये भी, ये जो चीज़ें हैं, चाहे वो पार्ट फर्स्ट की हो चाहे पार्ट सेकंड की हो, ये टुवार्ड्स एनी पर्टिकुलर पर्सन होना चाहिए। तो ये पर्टिकुलर पर्सन है, ये जो स्टेट ऑफ बॉडी या फिर बॉडली फीलिंग जो है, ये जनरल पर्सन की बात नहीं करती है, ये पर्टिकुलर पर्सन की बात करती है। सेक्शन 14 का जो पार्ट बी है, उसमें इस बात को स्पष्ट किया गया है कि ये जो भी एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ बॉडी और बॉडली फीलिंग्स हैं, ये आर रिलेवेंट, ये रिलेवेंट हैं कब? व्हेन द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सच स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी और बॉडली फीलिंग्स इज इन इशू आर इज रिलेवेंट। या तो वो विवादक हो या सुसंगत हो। तो ये जो एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड है या फिर स्टेट ऑफ बॉडी की बात है या बॉडली फीलिंग्स की बात है, ये तभी रिलेवेंट होगी जब एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सच स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी और बॉडली फीलिंग्स इज इन इशू। ये जब ये विवादक होंगी तभी ये रिलेवेंट हैं। जब तक ये विवादक नहीं है तब तक इनका कोई मतलब नहीं है, ये सच में आती भी नहीं है। तो इस तरह से ये सेक्शन 14 को हम दो पार्ट करके समझते हैं और इस सेक्शन 14 में दो एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं। ये जो दो एक्सप्लेनेशन हैं ये सेक्शन 14 को और अधिक स्पष्ट करते हैं। तो हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो जो इसका पहला एक्सप्लेनेशन है वो ये बताता है कि विवाद या सुसंगत मन की दशा दर्शाने वाले तथ्य से मन की दशा प्रश्नगत विशिष्ट विषय के संदर्भ में दर्शित होनी चाहिए। यानी कि बस ये जो विशिष्ट शब्द लगा है तो ये हमें स्पष्ट करता है कि जो चाहे वो मन की दशा दर्शाने वाले तथ्य हैं या मन की दशा जो प्रश्नगत है, उसी प्रश्नगत विशिष्ट प्रश्नगत विषय के संदर्भ में दर्शित होना चाहिए। तो जो मन की दशा अगर विवादक है या सुसंगत है तो ये जो फैक्ट होंगे जो या तो विवादक होंगे या सुसंगत होंगे, वो फैक्ट मन की दशा जो प्रश्नगत है उसी विशिष्ट विषय के संदर्भ में वो फैक्ट दर्शाने चाहिए, समान रूप से नहीं, जनरल नहीं। इसके पहले यही बात हुई है। तो ये पर्टिकुलर पर्सन को फोकस करती है और उसी पर्सन को फोकस करती है जिस पर्सन के मन की दशा विवाद या सुसंगत है उस समय। तो उस व्यक्ति की मन की दशा से ही संबंधित वो फैक्ट दर्शाने वाले होने चाहिए। ये समान रूप से नहीं, जैसे कि उसी पर्टिकुलर मन की दशा में कोई व्यक्ति क्या करता इसकी बात नहीं करता, उस व्यक्ति
कि उस समय मन की दशा ऐसी थी, ये सिद्ध करने के लिए, ये दर्शाने के लिए हमें फैक्ट, जो भी हमारे पास फैक्ट होंगे वो हम दे पाएंगे, अदरवाइज नहीं दे पाएंगे। इससे पता चलता है, ये जो समान रूप से नहीं, ये जो एक लाइन है एक्सप्रेशन में, ये धारा 14 के अन्यथा व्यापक हो जाने को रोकती है। तो इस वजह से धारा 14 जो है अन्यथा व्यापक नहीं हो पाएगी, उसका जो अन्यथा व्यापक क्षेत्र है उसको सीमित कर देती है और ये पर्टिकुलर व्यक्ति में केंद्रित हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अतः विवाद या सुसंगत मन की दशा दर्शाने वाले समस्त तथ्य सुसंगत नहीं होंगे। समस्त तथ्य सुसंगत नहीं होंगे, ये याद रखिएगा। केवल वे ही तथ्य सुसंगत होंगे जो मन की दशा को विशिष्ट प्रश्नगत विषय के संदर्भ में दर्शाते हैं। तो ये विशिष्टता आपको याद रखनी है कि धारा 14 के अंतर्गत वो सारे तथ्य सुसंगत नहीं हो जाएंगे जो मन की दशा दर्शाने में विवाद्य सुसंगत है। केवल वही तथ्य ही सुसंगत होंगे जो मन की दशा को विशिष्ट प्रश्नगत विषय में, जो उस समय वर्तमान में प्रश्नगत है विषय, उस पॉइंट के संदर्भ में ही मन की दशा को अगर शो करते हैं तो सुसंगत होंगे, अन्यथा सुसंगत नहीं होंगे। तो हमें सेक्शन 14 के एक्सप्रेशन से ये पता चल गया कि सेक्शन 14 के जो 2 पार्ट है, स्टेट ऑफ माइंड या स्टेट ऑफ बॉडी या फिर बॉडली फीलिंग के संबंध में जो भी ऐसे तथ्य होंगे वो तथ्य विशिष्ट विषय के संदर्भ में दर्शाते हो, वो ही तथ्य सुसंगत होंगे धारा 14 के अंतर्गत। धारा 14 के अंतर्गत वो सारे तथ्य सुसंगत नहीं हो जाएंगे जो मन की दशा को दर्शाते हैं। मन की दशा को दर्शाने वाले और भी बहुत से तत्व हो सकते हैं, लेकिन उन तत्वों से धारा 14 को कुछ लेना देना नहीं है। धारा 14 को सिर्फ उस विशिष्ट प्रश्नगत विषय के संदर्भ में दर्शाते हो मन की दशा को, तभी वो सुसंगत होंगे, अन्यथा सुसंगत नहीं होंगे। ये एक्सप्लेनेशन 1 सेक्शन 14 का बताता है। अब एक्सप्लेनेशन सेकंड ले लेते हैं। एक्सप्लेनेशन सेकंड ये बात करता है कि अगर अभियुक्त ने कभी कोई पूर्व में अपराध कारित किया है तो पूर्व में जो भी उसने अपराध किया है, अगर वो धारा 14 के अंतर्गत सुसंगत हो सकता है तो फिर इस अर्थ में अगर हम समझें तो अभियुक्त की पूर्व दोष सिद्धि भी सुसंगत हो जाएगी। तो ये एक्सप्रेशन 2 में बताया गया है कि अभियुक्त द्वारा किसी अपराध का पूर्व कारित किया जाना धारा 14 के अंतर्गत सुसंगत हो सकता है। यदि ये सुसंगत हो सकता है तो फिर जब कभी अपराध का पूर्व में कारित किया जाना धारा 14 के अंतर्गत सुसंगत हो जाता है तो अभियुक्त की पूर्व दोष सिद्धि भी सुसंगत हो जाएगी, ये बताया गया है। तो धारा 14 के एक्सप्रेशन 2 में ये बताया गया है कि यदि धारा 14 के अंतर्गत अभियुक्त द्वारा पूर्व में कारित किसी अपराध को सुसंगत मान लिया गया तो फिर उस धारा 14 के अंतर्गत उसकी पूर्व दोष सिद्धि भी सुसंगत हो जाती है, ये एक्सप्रेशन 2 में बताया गया है। और इस संबंध में हम आर बनाम प्रभुदास का एक मामला देख सकते हैं और दूसरा आर बनाम पंचुदास का मामला देख सकते हैं। आर बनाम प्रभुदास के मामले में
जो जो मामला है ये आर बनाम प्रभुदास का, वो है कि अभियुक्त को कोर्ट रचित वचन पत्र के आधार पर अभियोजित किया गया था और उसके निवास पर छापा डाला गया और अनेक दस्तावेज बरामद हुए उसके घर पे। अधिकांशतः दस्तावेज कूट रचित थे और कुछ निर्माण की प्रक्रिया में थे। तो इस मामले में ये हेल्ड किया गया, ये अवधारण दिया गया कि अनेक कूट रचित दस्तावेजों की बरामदगी अपराध विशेष को सिद्ध करने की दृष्टि से काफी नहीं है, ये इसमें अवधारण किया गया। और ये इसमें जो सेक्शन 14 है, इसमें से कौन सा इलिस्ट्रेशन इसके पीछे काम कर रहा है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे सारे इलिस्ट्रेशंस एक एक करके देखेंगे। दूसरा मामला है आर बनाम पंचूदास का। इस मामले में अभियुक्त हत्या तथा लूट का आरोपी था। अभियोजन ने पूर्व हत्याओं तथा लूट का साक्ष्य देना चाहा इस मामले में। तो इसमें यह उदाहरण किया गया कि पूर्व हत्याएं तथा लूट विचारणीय विषय को सिद्ध नहीं कर सकते, विचारणीय विषय को सिद्ध नहीं कर सकते, इसमें यह उदाहरण दिया गया। तो ये क्यों सिद्ध नहीं कर सकते, ये चूंकि एक्सप्रेशन 2 हमने पढ़ा है, तो अगर एक्सप्रेशन 2 को हम ठीक से समझ पाएंगे तो इसके उदाहरण को भी हम ठीक से समझ पाएंगे। तो इसके और जो इलिस्ट्रेशंस हैं, सारे इलिस्ट्रेशंस एक एक करके नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। चूंकि ये वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाने वाला है, इस वजह से मेरा ये मानना था कि पहले जो सेक्शन 14 एक्चुअली है उसके लिए एक वीडियो दिया जाए और इसके बाद उसके जो इलिस्ट्रेशंस हैं उस संबंध में फिर वीडियो दिए जाए। तो सेक्शन 14 की जो बारीकियां हैं वो आपके सामने निकल के आ जाएंगी और फिर एग्ज़ाम में कैसा भी पूछा जाए, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेन हो, इंटरव्यू हो, आप आसानी से उसके आंसर को निकाल पाएंगे। तो मेरा ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट ज़रूर करिएगा और अगर वीडियो हेल्पफुल है तो चाहे तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।